पाकिस्तान से युद्ध जो हुआ भारत का, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इस युद्ध में क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, और अगर फ़ायदा हुआ तो भारत इतना जल्दी युद्ध से पीछे क्यों हट गया। आइए समझते हैं इन दोनों पहलुओं को कि फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को जब लॉन्च किया था तो उस समय क्लियर किया था कि ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार सिर्फ आतंकवादी पे के बर्बादी के लिए कर रहा है, आतंकवादियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। भारत सरकार ने शुरुआत में ही स्पष्ट किया था कि भारत सरकार पाकिस्तान के किसी भी निर्दोष नागरिक पे हमला नहीं करेगा, उसके सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं करेगा। लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया कि भारत ने पाकिस्तान के पीओके क्षेत्र में 5 जगहों पे हमला किया और पाकिस्तान का जो मेन लैंड है उसमें 4 हमला किया। लेकिन जवाब में पाकिस्तानी सेना ने कुछ ड्रोन और कुछ मिसाइलें भारत की ओर फेंके जो भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया। सवाल है कि भारत सरकार जब 3 दिन के युद्ध में 3 से 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान का इतना तबाही मचा दिया, अगर 1-2 दिन और युद्ध चलता तो उसकी खटिया ही चलने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसा हो सकता था, हो जाता भी। जितना भारतीय वायुसेना में जितना क्षमता है और जो भारत का नौसेना थल सेना सब मिल करके ने जो ऑपरेशन का अंजाम दिया, उससे तो यही लग रहा था कि 1-2 दिन और युद्ध चलता तो पाकिस्तान का कमर टूट जाता, मतलब वो अगला 30 से 40 साल नहीं उठ पाता। लेकिन कहते हैं ना कि सांप को जब मारो तो जान मार दो, उसको अधूरा करके मत छोड़ो, सांप उछल के कभी भी काट लेगा, ठीक है ना। तो फ़ायदा और नुकसान क्या है, मैं बोलता हूँ कि फ़ायदा क्या है इसे देख लीजिए। हम लोग सोच रहे हैं कि भारत इतना जल्दी युद्ध से बाहर क्यों निकल गया, तो मैं बता रहा हूँ कि आप रसिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, सीरिया और फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध देख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध में सिर्फ फ़िलिस्तीन और इजराइल लड़ रहा है? नहीं, तब आप बहुत बड़ा भोले इंसान हैं। फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में फ़िलिस्तीन की तरफ से पूरा अरब वर्ल्ड साथ में लड़ रहा है और इजराइल अकेला लड़ रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा अमेरिका सपोर्ट कर रहा है हथियार दे करके। वही चीज़ आप यूक्रेन और रसिया के साथ में देख लीजिए। यूक्रेन वाला आपको लग रहा होगा कि यूक्रेन और रसिया के बीच का आपसी में लड़ाई लड़ रहा है और दोनों आपसी लड़ाई है, तो गलत है। आप में यूक्रेन की तरफ से पूरा यूरोप है, पूरा अमेरिका है और कई सारी एशियन कंट्री उसको साथ दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन अकेला रसिया सिर्फ अपने दम पे लड़ रहा है। अगर ऐसा होता तो रसिया के लिए ये युद्ध ज़्यादा दिन तक खींचना बड़ी बात नहीं था। अब तक यूक्रेन तो बहुत छोटा कंट्री था, उसको तो बहुत पहले तबाह कर दिया होता, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया है। तो आपको लग रहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान पे अगर हमला का कुछ दिन और करता, लंबा युद्ध, आज के डेट में जो हालात जो बने हुए युद्ध का, वो सतत युद्ध चल रहा है, मतलब कि सस्टेनेबिलिटी वार चल रहा है। 1-2 दिन में फिनिश नहीं होने वाला, 1 महीना 2 महीना में फिनिश नहीं होने वाला है। 3-3 4 साल से युद्ध चल रहा है, से फिनिश ही नहीं हुआ है। तो भारत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है नरेंद्र मोदी की। इसी डिसीजन के तो हम लोग कायल हैं, इसी डिसीजन के तो उनका हम लोग फैन मानते हैं। भारतीय जो आर्मी फोर्सेस है उनको सजेशन तो कुछ दिया होगा। नरेंद्र मोदी ऐसे ही पागल नहीं है, दुनिया के पूरा युद्ध देख रहे हैं, सब जगह के युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं और खुद ही करेंगे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो किया है ना, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप काम कीजिएगा तो एक रूल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको बोलते हैं फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहले घूस के मारो तुरंत वापस। यही काम नरेंद्र मोदी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय किया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका फ़ायदा क्या है? भारत ने क्या किया है कि आंतरिक एकजुटता, मतलब कि भारत ने पूरा देश के अंदर में नेशनल यूनिटी इस्टेब्लिश कर लिया है। युद्ध के समय सरकारें अक्सर जनता का ध्यान आंतरिक समस्याओं से हटाकर बाहरी दुश्मन की ओर मोड़ देती है। इससे अस्थायी रूप से राष्ट्रीय एकता बढ़ जाती है। दूसरा का क्या है? राजनीतिक लाभ मिला है। आपने सब देखा होगा कि भारत के तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर सरकार को सहयोग दिया। कुछ राजनीतिक दल युद्ध की स्थिति का उपयोग कर सकते हैं अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, खासकर जब घरेलू मोर्चे पर असफलताएं हो। हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी ने भारत की सेना से पूछा है कि आपका
कितना हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, आपका कितना मतलब कि फाइटर जेट क्रैश हुआ है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि राहुल गांधी, जैसे हम लोग युद्ध से पहले भारत सरकार को बताना होता है कि हम आपके कौन सा सेक्टर पे अटैक कर रहे हैं। सब लोग बताता है, फिलिस्तीन बताता है, रजिया बताता है, सब लोग अटैक करने से पहले, ताकि कंफर्म हो कि हम आपके निर्दोष नागरिक पर अटैक नहीं कर रहे हैं। वैसा ही लेकिन राहुल गांधी का क्या क्वेश्चन था विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि आप एक बहुत बड़ा अपराध किए हैं पाकिस्तान को बता करके कि हम आपके नागरिक पे हमला नहीं कर रहे हैं, आपके हम आतंकवादी पे हमला कर रहे हैं। बताओ राहुल गांधी का कितना बड़ा माइंड सेट है, कितना बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है। भाई तुम को लगता है कि ये सब क्वेश्चन पूछ करके प्रधानमंत्री बन जाओगे, तो मैं बोलूँगा कि तुम अगला 10 साल तक और प्रधानमंत्री का 10 साल नहीं, अगला 20 साल तक तुम्हें प्रधानमंत्री के बारे में सोचना दूर के बात है। मुझे तो लगता है कभी कभी कि राहुल गांधी को अगर ग्राउंड लेवल पे अगर पार्षद का चुनाव लड़ना हो, उसका पास चुनाव भाई साहब हार जाएंगे वो, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। पता नहीं उनको कौन ये सब गाइड करता है, कुछ नहीं मालूम है भाई। देश का नहीं कुछ नहीं पता है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या चल रहा है, युद्ध के बारे में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे हम अपने सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। एकदम सार्वजनिक एक्स पे क्वेश्चन लिखते हैं, लगता है कि एक्स ही इसको क्या बोलते हैं राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देगा। और तीसरा का क्या भारत का फ़ायदा हुआ से बताते हैं, सैन्य प्रतिष्ठा। यदि युद्ध में कोई रणनीतिक सफलता मिलती है तो सेना की प्रतिष्ठा और मनोबल बढ़ जाता है। हम सब ने देखा है कि जो आज तक हम लोगों ने डीआरडीओ की, हम लोग सिर्फ सुने थे कि डीआरडीओ ये बना रहा है, डीआरडीओ वो बना रहा है, डीआरडीओ इस तरह का मिसाइलें बना रहा है, लेकिन हम सब ने देखा है कि डीआरडीओ की जो आकाश डिफेंस सिस्टम मिसाइल है उसका कितना यूज हुआ है, कितना भारत ने मेड इन इंडिया को अपने लेवल पे 10-11 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। यही राहुल गांधी है जो कुछ दिन पहले कहता था कि मेड इन इंडिया का कितना मजाक उड़ाया था, हर रैली में मजाक उड़ाता था। आज वही मेड इन इंडिया हम सब लोग देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया का मिसाइल डीआरडीओ का बनाया हुआ जो अभी एक नया फाइटर जेट है और कई सारे मिसाइल है। दूसरा का में हम सब देख रहे हैं ये जो हैमर बम है, स्काल्प बम है, कितना यूज किया है। दूसरा का में अब नुकसान की बात करते हैं कि नुकसान क्या हुआ है। हम सब जानते हैं कि नुकसान किसी भी युद्ध में एक तरफा नहीं होता, ये दो तरफा होता है नुकसान। तो नुकसान क्या हुआ था कि आर्थिक तबाही हुआ। किसका आर्थिक तबाही हुआ? भारत का भी हुआ कुछ और पाकिस्तान का ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो पहले से बर्बाद कंट्री था और उसका आर्थिक और तबाही हुआ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। युद्ध से रक्षा खर्च बढ़ेगा। हम सब जानते हैं कि युद्ध का रक्षा जो साजो सामान है वो काफ़ी महंगा आता है, इससे उसका खर्चा बढ़ेगा, विदेशी निवेश घटेगा और महंगाई बढ़ेगी। ये सब पाकिस्तान में होगा, भारत में नहीं। भारत में इसका असर दिखाई देगा लेकिन बहुत कम, मिनिमल 0.5% के आसपास। अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, हम सब लोग जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो गुट होते हैं वो आपस में बढ़ जाते हैं। तो युद्ध करने पर पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर आलोचना झेलनी पड़ सकती है। अमेरिका, चीन और खाड़ी देशों से मिलने वाली सहायता को भी उसको नुकसान पड़ सकता है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं आयात मतलब सामानों का खर्च करने वाला देश में से काउंट किया जाता है। अच्छा, और नुकसान क्या हुआ है? सैन्य नुकसान हुआ है। भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान से बहुत अधिक है। युद्ध में भारी सैन्य नुकसान और जनहानि की आशंका हुआ है पाकिस्तान साइड में। आंतरिक अस्थिरता, युद्ध के दौरान आतंकी संगठन और अलगाववादी ताकतें देश के भीतर अस्थिरता फैला सकती है। समझ गए? युद्ध के दौरान आतंकी संगठन, अलगाववादी ताकतें देश के भीतर भारत में अस्थिरता फैला सकती है। कहीं कहीं टेररिस्ट अटैक हो सकता है। दूसरा में क्या होगा? शरणार्थी संकट, भारत पहले ही से शरणार्थी संकट झेल रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत में NRC CAA की बात चल रहा है। क्यों चल रहा है? 1971 में जब हम बांग्लादेश के आज़ाद करवाए थे पाकिस्तान से, तो कई सारे लोग शरणार्थी बन करके भारत में आए थे। इंदिरा गांधी आज तक उस शरणार्थी को नहीं भेज पाई थी। ये इंदिरा गांधी की विफलता है। लोग कोई नहीं बताता है कि इंदिरा गांधी की विफलता है, और भारत आज इसका झेल रहा है। करीब 7 करोड़ पॉपुलेशन है जो भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहा है, जिनमें से 90% बांग्लादेश से हैं। सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो सकते हैं, जिससे मानवीय संकट, खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है।
परमाणु खतरा, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। ठीक है, भारत उसके परमाणु जखीरों पे हमला किया है, लेकिन युद्ध के दरमियान जब रेडिएशन होता है तो रेडिएशन सीमा देख के नहीं फांदता, वो तो हवा के जिस ओर बहाव होता है उस ओर अपना फांद जाएगा। तो यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा इसमें क्या ओपिनियन है। भारत सरकार का जो नरेंद्र मोदी का जो लिया गया डिसीजन है 3-4 दिन का युद्ध, वो बहुत अच्छा डिसीजन था। इतना बढ़िया डिसीजन था कि होता ना कि क्विक फाइट एंड क्विक लिव, बहुत अच्छा डिसीजन था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला आक्रमण करो और पहले छोड़ दो, ताकि दुनिया के लिए लगे नहीं कि हमने किया है। तो पाकिस्तान के लिए युद्ध का रास्ता अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह विनाशकारी साबित हो सकता है। शांति और कूटनीतिज्ञ ही दोनों देशों को एक बेहतर विकल्प देता है। हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कई मंचों पे कह चुके हैं, नरेंद्र मोदी क्या, कई दुनिया के बहुत सारे लीडर जो अपने आप को विश्व शांति के रूप में देखना चाहते हो, बताते हैं कि शांति, ये जो युग चल रहा है 21वीं सदी 22वीं सदी 21वीं सदी, ये युद्ध ये युग युद्ध का युग नहीं है। ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ पीस का है, शांति का है। तो पीस एंड डिप्लोमेसी ओनली कैन गिव टू काइंड ऑफ विकल्प, टू काइंड ऑफ ऑप्शंस टू लिव दिस वार। सो थैंक यू। आगे मैं अपने दूसरे वेबसाइट में बताऊंगा कि भारत सरकार का दूसरा का क्या निर्णायक डिसीजन है।